हेलो गाइस। आज मैं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा जो नीट जेई एडवांस एंड जेई मेंस इन सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ट्रिक रेशियो से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। केवल ट्रिक बेस से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इतना ही काफ़ी है। फिर आगे तो डिटेल में बहुत ही सारा पढ़ना होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी क्लास 11th के टॉपिक में। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पहले आप थोड़ा सा थ्योरी समझिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी वह एनर्जी होती है जो किसी भी एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए। एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। फिर से समझते हैं। किसी भी आइटम से मान लिया, आप सपोज करिए दिस इज एक्स, दिस इज आइटम एंड यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो ये आयन फॉर्म में हो जाएगा। ये किस फॉर्म में हो जाएगा? आयन फॉर्म में। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी भी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट थी, वो दिस एनर्जी नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो होगी वो प्लस क्यू, डेल्टा एच क्या होगी? प्लस क्यू। तो हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ी? क्यों? तो ये जो क्यू एनर्जी देनी पड़ती है, दिस इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो कौन सी एनर्जी जानी जाती है? आयनाइजेशन एनर्जी जानी जाती है। ये बात आपको समझ में आई? आप यहाँ पर एक मेटल से मीन्स ना कि कंपाउंड से और ना ही एलिमेंट से, बात समझिएगा आप। अब जैसे कि अगर अब यहाँ पर आप क्वेश्चन के बेस पर आप समझिएगा तो समझ पाएंगे। आपके आज एक क्वेश्चन के बेस पर मैं सारे के सारे आपके जो डाउट हो क्लियर करा दूंगा। एक क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद में आप समझेंगे। Which is correct for ionization energy? EI means ionization energy. First, A2 यहाँ से निकलेगा, A2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स। फिर B क्वेश्चन, फिर यहाँ से A2 प्लस फिर अब ये गैसियस स्टेज में है, ये गैसियस स्टेज में है, ये सॉलिड स्टेट में है, सॉरी ये भी गैसियस स्टेट में है, और ये जो है ये सॉलिड स्टेट में है। आप समझिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने बताया किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी किस नाम से जानी जाती है? आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानी जाती है। ये आपको क्लियर है। लेकिन अब किस मेटल से?
वो भी गैसियस स्टेट का मेटल होना चाहिए। किस स्टेट का? गैसियस स्टेट का, ना कि सॉलिड ना कि लिक्विड। तो यहाँ पर हमारा अब कॉन्सेप्ट देखिएगा, तो दिस इज A2। A2 मीन्स ये सिंगल मेटल नहीं है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, कोई एक नहीं है, दो है, तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट फेल हुआ। ठीक, फिर दूसरा B नंबर पर आएंगे, यहाँ पर भी A2 है, गैसियस स्टेट में तो है, फिर भी A2 है, तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा फेल हुआ, दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ठीक, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो Q/2 ये तो होगा, यहाँ पर क्यों हो जाएगा, यहाँ पर Q/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, क्यों होगा। यहाँ पर आएंगे A, दिस इज गैसियस स्टेट, बट एक ही मेटल से एक बार में दो इलेक्ट्रॉन को निकालना असंभव है, तो यहाँ पर भी हमारा कॉन्सेप्ट फेल हुआ। फिर तीसरे पर आइए डी नंबर पे, ये सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जाता, क्योंकि सॉलिड स्टेट को जब एनर्जी देंगे तो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड से फिर गैसियस स्टेट में आएगा, तो हो सकता है आपकी आपने जो एनर्जी दी है वो वहां तक ना पहुंच पाए, इसलिए यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। तो सारे के सारे पॉइंट गलत हैं। तो एक ही पॉइंट से मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की जितने भी डाउट से सारे के सारे डाउट क्लियर करा दे। आप बात समझ में आ रही है हमारी कुछ? अब यहाँ पर देखेंगे आप समझ पाएंगे कि अगर एक मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, वो भी मेटल कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट का, ये आयनिक फॉर्म में हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? अब यहाँ पर जो क्यों होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की क्यों होगी, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। मेटल एक होना चाहिए, मेटल कैसा होना चाहिए, मेटल एक होना चाहिए। बात समझ में आएगी आपको? फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, या आप नोट कर दीजिए क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इस पर देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप समझिएगा, नाइट्रोजन के केस में दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो देखेंगे 1s2 2s2 2p3। इसके केस में देखेंगे 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। यहाँ पर p में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर p में 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बात आएगी किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अब देखेंगे आप यहाँ पर किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ये हाफ फील्ड है, ये कैसा है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड है, इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा है, हाफ फील्ड से एक एक्स्ट्रा है, इसमें हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, ये एक एक्स्ट्रा है। तब अब आयोनाइजेशन एनर्जी, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप, पहले ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो O+ स्टेज में आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये कैसा बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस तरह से बनेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे। अब मान लिया इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, अब किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, यहां पर ये समझना है आपको। तो ये हाफ फील्ड है, इससे अब हाफ फील्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी। तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो ध्यान रखेंगे, जिस भी मेटल से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाए, आसानी से रिमूव होने का मतलब उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी क्या होगी, कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लो, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी मीन्स इलेक्ट्रॉन उससे आसानी से निकल गया, तो वो जो मेटल होगा बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, ये तो आसानी से निकल गया, यहाँ पर निकालने में ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। बात आप समझ रहे हैं? और एक और इफेक्ट इसे प्रभावित करता है, वो कौन सा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब, मान लीजिए दिस इज न्यूक्लियस, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज
न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स मान लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और इसके बीच, इस प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और इनके और इनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन विल बी मोर, रिपल्सन विल बी मोर। और यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन विल बी मोर। तो अट्रैक्शन किसके बीच ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच, इस प्रोटॉन्स के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर इनके और इनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो आप समझेंगे। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे जब भी कॉन्सेप्ट आए कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर। तो E2 जो होगी ग्रेटर देन E1, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो दूसरी बार जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी पहले वाले आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। बात समझिएगा, वो आयोनाइजेशन एनर्जी पहले वाले आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होता है। बात समझ रहे हैं आप। यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। एक इफेक्ट होता है दिस। अब यहाँ पर जो इफेक्ट होता है, इनके बीच जो यहाँ अट्रैक्शन लग रहा है, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फैक्टर, ये भी एनसीईआरटी में बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है। जे एडवांस और नीट में यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपका समझ। अब एक टेक्निक से हम आपको बता दें, अगर आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में आप अगर ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पर ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर जब आएंगे, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, टॉप टू बॉटम की ओर आएंगे, तो अगर आप टॉप टू बॉटम की ओर आएंगे तो जब टॉप टू बॉटम की ओर आएंगे तो क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे आप तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो किसी केस में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। वो आपको अगले वाले टॉपिक में अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। तो थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही। यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।